ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं फिर। ठीक है, देखो पिछले क्लास में अपन ने आखिरी क्वेश्चन ये वाला करा था। ठीक है, कि फाइंड द लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ 22 टू द पावर 12। ठीक है, आज इस टाइप का एक दो एग्जांपल और करेंगे एंड आफ्टर दैट दिस पार्ट विल एंड एंड हम लोग एक नया पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, ये स्क्रीन पर देखो। इवैल्यूएट 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5। ठीक है, लास्ट क्लास भी इसी टाइप का कुछ किए थे। लास्ट क्लास में जो आखिरी क्वेश्चन था, इन दैट वी वर ट्राइंग टू फाइंड 22 टू द पावर 12 मॉड्यूलो 10। ठीक है, और लॉजिक मैंने आप लोग को ये समझाया था कि पुट दिस एक्सप्रेशन कॉन्ग्रुएंट टू सम अदर एक्सप्रेशन, जहां पर ये मॉड्यूलो 10 तो सेम रहेगा दोनों साइड, और यहाँ पर ट्राई टू थिंक अबाउट सम नंबर x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10। तो कॉन्ग्रुएंट सिंबल होने के वजह से क्या होगा कि लेफ्ट साइड का रिमाइंडर राइट साइड का रिमाइंडर सेम होगा। लेफ्ट साइड का रिमाइंडर डायरेक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है, बट राइट साइड का रिमाइंडर पक्का x खुद ही होगा। और सिंस लेफ्ट साइड का राइट साइड का रिमाइंडर सेम होगा, देयरफॉर वी कुड से कि 22 टू द पावर 12 मॉड्यूलो 10 का जो वैल्यू है वो x खुद हो जाए। क्या ये वाला पूरा बात याद है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ बेटा कुछ ना कुछ अपन कोशिश तो वही करेंगे। ठीक है, क्या कोशिश करेंगे हम लोग? हमको फाइंड करना है 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए आई विल ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। ठीक है, विथ x मॉड्यूलो 5 such that x is a number which is greater than or equal to 0 but less than 5। ऐसा करने के बाद में वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस, बट सिंस इट इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 5, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर राइट हैंड साइड का रिमाइंडर विल बी सेम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राइट हैंड साइड का रिमाइंडर जो कंडीशंस मैंने लिख रखा है उन कंडीशंस के हिसाब से x खुद ही होगा। एंड सिंस लेफ्ट और राइट का रिमाइंडर सेम होगा, देयरफॉर आई कुड से 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5 का जो वैल्यू है वो x खुद हो जाएगा। तो ये वाला आइडिया समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ इस स्टेटमेंट को बेटा क्रिएट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था? सो इसमें 6 को 5 से डिवाइड 6 करेगा। को 5 Yes. से डिवाइड। बेस और जो हमारा डिवाइजर है उन दोनों के बीच में डिवीजन हम लोग को परफॉर्म करना होता था। तो मान लो कि यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, बताओ क्या होगा? 1 1, 1 5 और यहाँ पर फिर से 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5 कॉन्ग्रुएंट क्या? 1 मॉड्यूलो 5। अच्छा, पिछले बार क्या था कि पिछले बार ये जो 1 है इसके जगह पर 2 आया था, है ना? और 2 आने की वजह से क्या है, जैसे यहाँ पर देखो मैं एक बात आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ कि जब अपन ने डिवीजन परफॉर्म किया 22 और 10 के बीच पिछले क्वेश्चन के लिए, उस टाइम पे मेरे को मिला 22 मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 10। ठीक है, मेरे को चाहिए था 22 टू द पावर 12, तो मैं चाहता तो उसको एक बार में भी रेज कर सकता था दोनों साइड, इधर भी 22 टू द पावर 12 और इधर भी 2 टू द पावर 12। लेकिन इससे परेशानी क्या होता है कि 2 टू द पावर 12 को मैं हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा एक नंबर होता है, उसके लिए मेरे को काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर पावर रेज अपन ने पार्ट पार्ट में की। क्यों? क्योंकि 2 एक प्लेजेंट नंबर नहीं है। 2 का पावर 12 विल बी क्वाइट अ लार्ज नंबर और वहां पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, इसीलिए वी डिड दिस इन पार्ट बाय पार्ट। लेकिन इस वाले सवाल में आप देखो कि यहाँ पर जो नंबर आया है 1, डू यू थिंक इट्स अ वेरी प्लीजेंट नंबर? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे मैंने 10 भी गलती से लिख दिया, सॉरी। ठीक है, एक्चुअल में इस डिवीजन को अगर अपन लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि 6 मॉड्यूलो 5 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 5। ठीक है, और मेरे को पावर 10 चाहिए 6 का, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पर भी क्या मैं पिछले क्वेश्चन की तरह पार्ट पार्ट में पावर रेज करूँ कि वन शॉट में भी रेज करने से कोई दिक्कत नहीं है? वन शॉट वन शॉट में भी रेज करने से कोई दिक्कत नहीं है। 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5 will be congruent to 1 to the power 10 मॉड्यूलो 5। ठीक है, और 1 टू द पावर 10 का वैल्यू अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं, 1 ही रहेगा, 1 मॉड्यूलो 5। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6 टू द पावर 10 मॉड्यूलो 5। क्लियर है क्या यहाँ पे? बताइए बार हाँ या ना। हाँ सर। और यहाँ से बेटा क्या आंसर बोल सकते हैं? देयरफॉर व्हाट 6 टू द पावर 10
मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 1. 1. 1. तो आई थिंक इसका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को, बोलो हाँ या ना? हाँ सर. अब एक आखिरी क्वेश्चन इस वाले टाइप के अंदर में, ठीक है, ये एक नया प्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का ट्राई करो। क्वेश्चन तो देखने में बहुत हद तक वैसा ही है जैसा प्रीवियस दो क्वेश्चन है। 3⁻15 मॉड्यूलो 7, कोशिश यही रहेगा कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 7 में एक्सप्रेस करें, ठीक है, जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो बट लेस देन 7। अगर ऐसा एक्सप्रेस कर लेते हैं उस केस में वी कैन से कि x जो है वो राइट हैंड साइड का रिमाइंडर होगा, लेफ्ट राइट कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, देयरफॉर लेफ्ट का रिमाइंडर भी x खुद ही होगा, ठीक है ना। टू डू दिस हमारा अप्रोच पहले ये रहता था कि अपन ये बेस वाले नंबर को मॉडुलो यानी कि डिवाइजर वाले नंबर से डिवाइड कर लेते थे और उस डिवीजन से जो आता था वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता था, जो भी वहां से रिमाइंडर निकलता था उसके हेल्प से। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखो कि अगर आप 7 से 3 डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो यस 3 छोटा है, आप 0 लगाओगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 आ जाए, और इससे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 3 मॉड्यूलो 7 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 7, क्योंकि रिमाइंडर तो 3 ही आया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर. अब इसमें अगर पावर 15 रेज कर भी देते तो क्या सेंस बनेगा? टू द पावर 15 मॉड्यूलो 7 इक्वल टू 3 टू द पावर 15 मॉड्यूलो 7, तो कोई मतलब तो बना नहीं इस बात का, बोलो हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. तो जब भी इस टाइप का कुछ हो रहा हो ना कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है कि मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, इस टाइप का सिचुएशन अगर कभी क्रिएट हो तो फिर हम लोग को सोचना चाहिए थोड़ा सा कि फिर डायरेक्टली सिर्फ आप बेस को इन्वॉल्व मत करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्टली सिर्फ आप बेस को इन्वॉल्व मत करो, बेस का कोई पर्टिकुलर पावर ले लो आप, ठीक है, बेस का कोई पर्टिकुलर आप पावर लो, आप पावर कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप 3 स्क्वायर ले सकते हो, 3 क्यूब ले सकते हो, 3 टू द पावर 4 ले सकते हो, 3 टू द पावर 5 ले सकते हो, जहां तक आपसे समझ जाए, ठीक है। और लेते समय ये भी देखना कि कोई ऐसा ही चूज करेंगे हम लोग सच दैट कि वहां से फिर फर्दर 3 टू द पावर 15 क्रिएट करना बहुत ईजी है। अब 3 टू द पावर 2 नहीं लेंगे हम लोग जानबूझ के, क्योंकि यहाँ से 3 टू द पावर 15 क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. हम चाहें तो हाँ हम ये ले सकते हैं, ये अच्छा है, और 5. हम चाहें ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। इसको फर्दर पावर 5 से रेज कर देंगे तो 3 टू द पावर 15 बन जाएगा, और इसको अगर फर्दर 3 से रेज कर देंगे तो 3 टू द पावर 15 बन जाएगा। आ रहा है बात समझ के नहीं आ रहा है? बताओ एक बार। आ रहा है हाँ सर. सर. आ रहा है सर. ओके, तो 3 टू द पावर 5 से करें क्या? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, 3 टू द पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 243 है। हाँ सर. 3 टू द पावर 4 का वैल्यू 81, और 81 इंटू 3 243, तो 3 टू द पावर 5 का वैल्यू 243। आओ 243 को 7 से एक बार डिवाइड करें, क्या होगा बताओ? 3। 243 होगा ना? अच्छा क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 243 ठीक है, हाँ 3 लगाएंगे, 3 के बाद क्या होगा बताओ? यहाँ पर एक सेकेंड, रिमाइंडर में भी कुछ चेंजेस आएगा, 21 और यहाँ से आएगा शायद 3 और यहाँ से भी 3, ठीक है। अब क्या लगाएंगे बोलो? 4. 4 हो सर. 28 कितना आ जाएगा? 5. क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर. क्लियर, अब अपन क्या लिख सकते हैं बताओ एक बार? 3 3 to the power 5 mod 7. मॉड्यूलो 7 is congruent to what? 5। 5 modulo 7. एक बार काउंटर चेक कर लो यार, सब कुछ ठीक ठीक किया है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है. ठीक है, ओके। अब बेटा इसको 3 टू द पावर 15 बनाने के लिए आप बताओ कौन सा पावर रेज करना हो? 3. 3. तो दोनों साइड 3 पावर से रेज करेंगे। मेरे को ऐसे लेकिन लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ नहीं है, नहीं ठीक है चलो करके देखते हैं। 3 से रेज करो तो कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर यहाँ पर आई थिंक 15 हो जाएगा मॉड्यूलो 7,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 क्यूब मॉड्यूलो 7। क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो 5 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 125 मॉड्यूलो 7। इसको लिखने का कोई सिंपल तरीका? हाँ सर 7 से करो डिवाइड, बोलो क्या आएगा? 1 6 mod 7 5 6 मॉड 7 ही आएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे 5 और फिर से 5, तो यहाँ पे 7, आई थिंक ये हो जाएगा 49, 6 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ आ जाएगा 6 मॉड्यूलो 7। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब देखो 3 to the power 15 मॉड्यूलो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 7, तो यानी कि इसका रिमाइंडर सेम होगा, दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। एंड राइट हैंड साइड का रिमाइंडर विल बी 6, दैट वी कैन जस्ट say by observation. Therefore left hand side का remainder will also be 6, and from that we can say therefore 3 to the power 15 modulo 7 is equal to 6। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। ओके, ऑल राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो फिर ये वाले क्वेश्चन के साथ में आप लोग का कॉन्ग्रुएंस वाला पार्ट जो है उसका हो जाता है दी एंड। समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के अंदर में एक नया पार्ट है अरिथमेटिक फंक्शन बोल के, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग इनटू अ न्यू पार्ट कॉल्ड अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक है, इसको बिगिन करेंगे, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखो, समझो ये क्या है क्या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग अरिथमेटिक फंक्शंस, मैं फंक्शन वर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके डोमेन का मतलब क्या होता है और उसके रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग अरिथमेटिक फंक्शन का डेफिनेशन देखने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले समझो कि ये जो वर्ड फंक्शंस है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एनी इक्वेशन रिटन बाय द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, लाइक दिस, से y इज इक्वल टू x प्लस 3 और से y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एनी इक्वेशन रिटन बाय द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स like this or like this will be called a function if there is one particular property satisfied by this equation, and that property is for every value of x that you put in this, you get only one value of y. Corresponding to every value of x, you get only one value of y. अगर ऐसा प्रॉपर्टी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जैसे इस टाइप का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करो कि एक्स प्लस 2, तो इस टाइप की इक्वेशन में यू विल सी कि एक्स का एक वैल्यू डालने से हमको वाई का करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई इक्वेशन इस टाइप का रहेगा जिसमें एक्स का एक इनपुट डालने पे वाई का दो आउटपुट आए या दो से ज्यादा आउटपुट आए, उस इक्वेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। और जिस इक्वेशन में एक्स का एक वैल्यू डालने पे वाई का सिर्फ एक वैल्यू आए उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी फंक्शन होगा, ये वाला भी फंक्शन होगा। रीजन भी कि आप कोई भी एक एक्स का वैल्यू सजेस्ट करो मेरे को इस वाले के लिए, एक्स का वैल्यू बताओ। 4। एक्स का वैल्यू अगर बेटा आप 4 चूज करते हो तो करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना होगा? 7। तो 4 डालने पे आपको मतलब 4 को एज अ इनपुट डालने के बाद में एज अ आउटपुट आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 7 कितना? एक आउटपुट। एक आउटपुट है ना। अच्छा, अच्छा और हाँ। एक और वैल्यू सजेस्ट करो एक्स का, कुछ भी एक्स का कोई भी वैल्यू 2। तो 2 अगर लोगे बेटा तो वाई का वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो एक्स का एक वैल्यू डालने पे वापस से वाई का कितना वैल्यू मिला? बोलो। आउटपुट एक आउटपुट मिला। तो आप देखो कि इस टाइप का आप एक्स का कोई भी अगर एक वैल्यू डालोगे ना इस टाइप की इक्वेशन में, तो आपको हर बार वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा एक्स के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग।
और सिंस ये प्रॉपर्टी फॉलो अप हो रहा है इस गिवन इक्वेशन के लिए, देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। ओके, ऑलराइट। अब एक बार बेटा बात करते हैं ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के बारे में। करो तो यहाँ पर भी कुछ x का वैल्यू सजेस्ट करो, बोलो x का कोई भी वैल्यू। 7, तो 7 अगर बेटा डालोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 53, 44 49 53। 53, तो एक x डाल के कितना y मिला? 2 y मिला कि एक ही y मिला? एक वाई, एक y मिला। ये तो अच्छा बात है। फिर x का कोई और वैल्यू सजेस्ट करो, लाइक 2 ले लो, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। x का एक वैल्यू के लिए वापस से y का कितना वैल्यू मिला मेरे को? एक ही मिला शायद। तो सिंस ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि x का एक वैल्यू जब मैं डालता हूँ तो इक्वेशन से y का सिर्फ एक ही वैल्यू निकलता है, ठीक है। देयरफॉर ये वाला इक्वेशन जो है ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब आप बात करो थोड़ा सा इसके बारे में, y² = x + 2। सपोज करो कि मैं x इक्वल टू इसमें 2 डालता, y² कितना हो जाएगा? आई थिंक 4 हो जाएगा। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस। तो एक x के करस्पॉन्डिंग आपको इसमें कितना y मिला? एक की दो? दो, दो। तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। मतलब जब भी एक x के लिए मेरे को एक से ज्यादा y मिल जाएगा तो वो वाला जो इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, ऑलराइट। तो आई थिंक ये फंक्शन क्या होता है ये वाला बात आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा अब और बात कर लेते हैं हम लोग एक बार डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इन 3 वर्ड्स के बारे में। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये सारा चीज क्लास 11 में पढ़ाया हुआ है, जस्ट रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि जैसे आपने चेक किया, आपको पता चला कि ये इक्वेशन जो है इट विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन, व्हाई इट विल बी अ फंक्शन? बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x you will get exactly one value of y as a outcome, therefore this equation will be a function। क्या यहाँ तक मैटर क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर, ओके। और अब जो है मैं बोल रहा हूँ बेटा कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। पहले अपन डोमेन पे बात करते हैं, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, ठीक है। अब जैसे ये वाला इक्वेशन अपने आप में एक फंक्शन है। अब आप इसमें जो आपका x वेरिएबल है उसका जो जो वैल्यू डाल सकते हो, जो जो इनपुट डाल सकते हो, उन सारे इनपुट का कलेक्शन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। अब इस इक्वेशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप x का क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, तो आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि क्या x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ डालने के बाद में y विल बिकम नॉट डिफाइंड? बोलो हाँ या ना। नहीं, नहीं। तो इसका मतलब है मैं कि x का सारा वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे सारा रियल नंबर डाल सकता हूँ मैं यहाँ। अगर कोई ऐसा x का वैल्यू होता जिसको डालने के बाद में y नॉट डिफाइंड बन जाता तो मैं वो वैल्यू x का नहीं डाल सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई फंक्शन एज y इज इक्वल टू, सपोज करो कि 1/x + 2, ठीक है। अब इसके अंदर में आप x के जगह पर -2 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप x की जगह पर -2 डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? मतलब डिनोमिनेटर बिकम 6 एंड y विल बी 1/0 विच डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? Not defined. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि यार ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन तो है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि x का एक वैल्यू डालने पे y का सिर्फ एक वैल्यू निकलता है, ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन। पहला बात। दूसरा बात, कोई मेरे से पूछे कि यार अगर ये फंक्शन है तो डोमेन बताओ इसका क्या होगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि देखो डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, ठीक है, कि आप x की जगह पर क्या क्या डाल सकते हो। तो इस वाले इक्वेशन में मैं x की जगह पर -2 नहीं डाल सकता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में मैं x की जगह पर -2 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता हूँ? क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर -2 डाल दूँ तो ओवरऑल इट विल बिकम 1/0 और उसके चक्कर में y का जो वैल्यू है दैट विल बिकम नॉट डिफाइंड।
ठीक है। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि यार इसका डोमेन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि देखो यार सब कुछ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -2 नहीं डाल सकते, तो माइनस को हटा दो, ये हो जाएगा डोमेन। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आगे सर। आगे। आ गया सर। तो वैसे बेटा इस इक्वेशन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा एक्स है ही नहीं जिसके लिए नॉट डिफाइंड का सिचुएशन अराइज हो, तो इसमें सारा रियल नंबर ही डोमेन बन जाएगा। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ओके। फिर इस वाले इक्वेशन में बताओ डोमेन क्या हो जाएगा? सर सारा रियल नंबर ही होगा। सारा रियल नंबर, कहीं कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये डोमेन का आइडिया क्लियर है सबको, यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। ओके। आफ्टर डोमेन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेंज, ठीक है। आफ्टर डोमेन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेंज। रेंज का मतलब होता था कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट that we get after putting all the inputs from domain in the function ठीक है। अब रेंज का क्या मतलब है, देखो कि जैसे कोई भी फंक्शन होगा तो पहले उसका क्या होगा, डोमेन होगा। डोमेन का मतलब हुआ कि आप क्या क्या डाल सकते हो एज अ इनपुट, ठीक है। और जब भी आप कुछ भी डालोगे एज अ इनपुट, तो हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो सारा का सारा आउटपुट का कलेक्शन होगा ना, करस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट दैट वी गिव इट, या करस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट दैट वी गिव टू द फंक्शन फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, उन सारे आउटपुट के कलेक्शन को बोला जाएगा रेंज। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? समझ गया सर। ओके ऑलराइट। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस फंक्शन के लिए 7 जो है उसके रेंज का मेंबर है, यस और नो? यस हाँ सर। 5 जो है वो उसके रेंज का मेंबर है, यस और नो? यस Yes. ओके, आई थिंक ये आइडिया इज क्लियर। सर। तो range क्या ऐसे इस वाला जो फंक्शन है इसके अंदर तो रेंज इन्फिनिट होगा, राइट? इसका रेंज बेटा अगर अपन डिटेल में स्टडी करें तो इसका रेंज भी R हो, तो सारा रियल नंबर ही आएगा इसके रेंज में, ठीक है। ठीक है। सर अगर नॉट डिफाइंड का सिचुएशन हुआ तो रेंज क्या होगा? तो रेंज कुछ ना कुछ कम होगा उसमें, जैसे सपोज करो कि ये वाले ले लेते हैं वापस से 1 बाई मान लो कि x+2, ठीक है। अभी एक सेंस में अगर सोचें तो थोड़ा इसको भी सुनो आप लोग। डोमेन का मतलब क्या मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट के जगह क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि x ही इनपुट है। हाँ सर। ओके, और इसी तरीके से रेंज की जगह क्या हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इंस्टेड ऑफ आउटपुट कैन आई यूज द वर्ड y? हाँ बोलो। सर। ओके, अभी ये वाला अगर आपका फंक्शन है तो इसमें y का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होगा, उसको सोचने के लिए आप इसको ऐसा करो कि x+2 इज इक्वल टू 1 बाई क्या बना दो y, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई मतलब 1 माइनस 2y बाई y, x इक्वल टू ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसमें आप सोचो बेटा कि इसमें y का कौन सा वैल्यू परमिसिबल नहीं है, क्या जीरो। डालोगे तो जीरो। जीरो। इसका मतलब है कि y के वैल्यूज में जीरो नहीं हो सकता, फील आ रहा है? हाँ सर। और y का जो वैल्यूज है वही क्या हो जाएगा, रेंज। क्लियर है सर। क्लियर है? अच्छा एक बार थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते थे, उसका बात की है तो y इज इक्वल टू x+3, ठीक है। अभी y इज इक्वल टू x+3 है। अभी इसको यदि मैं y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ कि y कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है सच दैट कि ये इक्वेशन डिफाइंड रहे, तो क्या होगा x इक्वल टू y माइनस 3। अब इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बताओ कि y का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या सारा ही y का वैल्यू डाल सकते हैं? सारा वैल्यू डाल सर दो। सारा। सारा वैल्यूज डाल।
तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? आर पूरा All याद हो real जाएगा। numbers. ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? डोमेन रेंज अब समझ में आया? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर। ओके। डोमेन और रेंज के बाद एक वर्ड होता है कोडोमेन, ठीक है? उसके बारे में कुछ मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपरी बता रहा हूँ, सुनना, समझ में आ जाएगा। कोडोमेन का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी सेट, ठीक है, एक ऐसा इमेजिनरी सेट, ठीक है, जिसका पार्ट रेंज हो, ठीक है, या रेंज जिसके अंदर लाई करे। कोडोमेन इज ए इमेजिनरी सेट, और कोडोमेन कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते। कोडोमेन हमेशा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, ठीक है? तो कोडोमेन इज अ इमेजिनरी सेट, ठीक है, हुज सबसेट इज अ रेंज और हुज पार्ट इज अ रेंज। जिस सेट के अंदर पूरा का पूरा रेंज लाई करेगा, उस सेट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ बताओ सर। बाकी लोग। ओके। कोडोमेन बस एक ऐसा याद रखो कि इट इज अ इमेजिनरी सेट, ठीक है, एंड इट इज अ सेट, ठीक है, रेंज इज हुज पार्ट, रेंज जिसके अंदर लाई करेगी। मतलब कोडोमेन एक ऐसा सेट होगा जो रेंज से थोड़ा बड़ा होगा और पूरा का पूरा रेंज उसके अंदर होगा। या एक सेंस में ऐसा कह सकते हैं, अगर सबसेट वर्ड आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है, कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कोडोमेन एक बड़ा सेट होगा जिसका सबसेट रेंज होगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ये सब सारा का सारा बस मैं रिकैप करा रहा था, इनका बहुत ज्यादा जरूरत हम लोग को अभी नहीं है, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस से। अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होता है? पहले डेफिनेशन वगैरह लिखता हूँ, ध्यान ध्यान से देखते रहना, कहीं पर अगर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है? देखो डेफिनेशन। अच्छा एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, सपोज करो कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो जिसका डोमेन है सपोज करो कैपिटल ए, और कोडोमेन है सपोज करो कैपिटल बी। तो एक सिंबल था लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ, ये सिंबल याद है क्या आप लोग को? कि फंक्शन डॉट डॉट ए एरो बी, ये याद है क्या? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, ये ध्यान है कि नहीं ध्यान? नहीं है। नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी बस ऐसा समझो कि ये एक सिंबल होता है, ठीक है? मान लो कि फंक्शन का सिंबल है एफ, डोमेन है आपका ए, और कोडोमेन है आपका बी। तो इस पूरे स्टोरी को आप एक फोटो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फोटो ये वाला है, ठीक है? इसको पढ़ा जाता है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि डोमेन जो है वो एफ का ए होगा और कोडोमेन जो है वो बी होगा, और रेंज जो होगा वो बी का सबसेट होगा। मतलब रेंज जो है वो बी सेट के अंदर लाई करेगी। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एकदम। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है? तो अभी के लिए बस ये सिंबल ही है, इससे ज्यादा और नहीं चाहिए हम लोग को, इनफैक्ट इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होगा। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ बेटा, ये सिंबल आया समझ नहीं आया समझ, या और कुछ समझाऊं इसमें आगे आगे? ठीक है अब शुरू करते हैं। तो देखो अरिथमेटिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? एन अरिथमेटिक फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन और नंबर नंबर थ्योरेटिक थ्योरेटिक फंक्शन is a function whose domain, डोमेन यानी कि क्या? इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट इनपुट। इनपुट is set of positive
positive integers, set of positive integers, and whose range is subset of R, that is the real numbers or C, that is complex numbers. First, ठीक है। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझने का ट्राई करने की ये क्या बोल रहा है। एन अरिथमेटिक फंक्शन और नंबर थियोरेटिक फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि ये दो सेम ही चीज है। अरिथमेटिक फंक्शन बोलूं या नंबर थियोरेटिक फंक्शन बोलूं, दोनों जस्ट नाम है, ठीक है। तो एन अरिथमेटिक फंक्शन और नंबर थियोरेटिक फंक्शन इज अ फंक्शन whose domain यानी कि इनपुट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। काइंड ऑफ अगर आप सोचो तो नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है। एंड whose range is सबसेट ऑफ R यानी कि रियल नंबर्स या फिर C कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी सबसेट ऑफ R का मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगा वो कहीं ना कहीं रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट होगा। मतलब सारा का सारा जो रेंज का वैल्यूज होगा वो रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा। और सिंस उसमें पूरा रियल नंबर हो भी सकता है, पूरा रियल नंबर नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कैपिटल R या फिर कैपिटल C, ठीक है। R बोलो C बोलो, यहाँ पर एक ही बात है। आप लोग मेरे को बताओ कि नंबर्स के कलेक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा कलेक्शन कौन होता था? नेचुरल नंबर। नेचुरल से बड़ा कौन होता था? होल नंबर और नंबर्स। बड़ा कौन होता था? इंटीजर्स इंटीजर्स। इंटीजर्स से बड़ा कौन होता था? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल का एक पार्टनर भी होता था, क्या था वो पार्टनर? इरेशनल। irrational। इरेशनल। ये थोड़ा सा बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो एक पार्ट रहेगा आपके इरेशनल साइड में, थोड़ा पार्ट रहेगा। अच्छा, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या होता था? रियल कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स। ये होता था रियल नंबर्स, ठीक है, R। और अब इसमें यदि एक मैं गोला यहाँ पर ऐड कर दूं, ठीक है, जिसके अंदर में अपन क्या रखेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिला के, ये सारा कुछ मिला के जो कलेक्शन बनेगा, मतलब इमेजिनरी नंबर रियल नंबर सब मिला के जो कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन क्या होगा? नंबर सिस्टम। ये होगा पूरा नंबर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो कि ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आया बात समझ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर कोई सेट बेटा रियल नंबर का सबसेट है यानी कि रियल नंबर का पार्ट है, तो वो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट है। हाँ सर। तो इसीलिए क्या है कि आप ऐसे बोलो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर बोलो कि सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, बात तो एक ही। बिकॉज एनीबडी हु इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर will by default become subset of complex number also. Yes or no? यस। स्टूडेंट्स आ गया समझ में? मिटाओ इस डायग्राम को, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ढक देता हूं। आप लोग मेरे को बताओ ऐसे ओवरऑल कि कौन से टाइप के फंक्शन को हम अरिथमेटिक फंक्शन बोलेंगे। किसको बोलेंगे अरिथमेटिक फंक्शन? इसका इनपुट रियल नेचुरल नंबर, इनपुट नेचुरल इनपुट नेचुरल और आउटपुट कॉम्प्लेक्स। नेचुरल नंबर हो और आउटपुट रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो, सबसे ठीक सर है। अगर रियल नंबर का सबसेट है तो नेचुरली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सबसेट तो हो गई। हो ही गया, हो ही गया। लेकिन कभी कभार ऐसे टेक्निकली मतलब कोई कोई बुक में आपको दिखेगा कि मतलब वो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ, रियल नंबर्स वाला बात नहीं लिखा हुआ। और कोई कोई में दिखेगा कि रियल नंबर्स वाला बात लिखा हुआ। दोनों बात ही करेक्ट है,
और बिल्कुल मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन भी करा आप लोगों को कि रियल नंबर का अगर सबसेट हुआ तो कॉम्प्लेक्स का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ सर। आया? ओके, हाँ सर। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ऐसे नॉर्मली अगर मैं फंक्शन का बात करूं तो लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि काफी सारा फंक्शन अपन पढ़े थे, उसका नाम वाम याद है क्या आप लोग को? मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा कुछ याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ओके, तो और पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारा था, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस को इस साल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, एक बार इसको मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार और कंफर्म करो कि ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं एक लाइन देखूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एन अरिथमेटिक फंक्शन और नंबर थियोरेटिक फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन यानी कि इनपुट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर, एंड हुज रेंज यानी कि आउटपुट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये लाइन पूरा का पूरा 100% क्लियर है? यस और नो? यस बाकी लोग यार एनर्जी दिखाओ। सर। यस यस। सर। यस। यस ओके, सर। बेटा इस डेफिनेशन से मैं यदि पूछूं कि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या चीज की तरह बिहेव करेगा? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, क्या? कोडोमेन। डोमेन कोड। कोडो कोडोमेन। कोडोमेन। और डोमेन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। वेरी गुड। तो क्या हम बोलें कि 10 अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, या फिर f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बोलो, इज कॉल्ड अरिथमेटिक फंक्शन। क्लियर है क्या? हाँ सर। मतलब कोई भी फंक्शन जिसका इनपुट नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट जो है दैट विल बी पार्ट ऑफ आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर विल बी कॉल्ड अरिथमेटिक फंक्शन। क्या ये वाला सिंबल समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इस सिंबल का वैसे ज्यादा काम नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो स्पेशल फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक फंक्शन की कैटेगरी के अंदर में, उन फंक्शंस का मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। सम important arithmetic functions are नाम बता रहे हैं, डिवाइजर फंक्शन, एक एक करके इन चारों पांचों को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2 सिग्मा फंक्शन। नंबर 3 मोबियस फंक्शन, मोबियस फंक्शन। नंबर 4 यूलर फंक्शन। ये सारा क्या है? ये सारा जस्ट नाम है, इनका अपना स्पेशल स्पेशल डेफिनेशन है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आप याद रखो कि अरिथमेटिक फंक्शन के नाम पे हम लोग को ये 4 फंक्शन को बहुत ही ब्रॉडली अच्छे से डिस्कस करना है। क्या ये सारा नाम समझ में आया? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स, नाम क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ने। तो देखो, हेडिंग है आप लोग का सम सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर में सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिवाइजर फंक्शन। डिवाइजर फंक्शन, ध्यान से देखो। डिवाइजर फंक्शन के अंदर में क्या है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल है इसका डी ब्रैकेट के अंदर एन और
टाउ ब्रैकेट के अंदर n। टाउ का मतलब है कि t, तो यहाँ नीचे पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो, ये नीचे वाला चीज जो है वो टेढ़ा हो जाएगा और इट विल बिकम टाउ। इसको पढ़ा जाता है टाउ, ठीक है, टाउ। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय dn और टाउ n, जहाँ पे ये जो n है ये n मीन कर रहा है नेचुरल नंबर इनपुट, ठीक है, नेचुरल नंबर इनपुट। इट इज डिनोटेड बाय दीज टू सिंबल्स। इट इज defined as d from natural number to real number and या और लिख देता हूँ, और टाउ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये तो ऑब्वियस सा बात है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे ये डिफाइंड होगा, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है। अपन ने ऊपर देखा ही कि अरिथमेटिक फंक्शन बनने का मतलब ही यही होता है कि डोमेन नेचुरल नंबर लेना है और जो कोडोमेन है वो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताओ एक बार। ऑब्वियसली। ओके, एंड अब एक्चुअल डेफिनेशन कि टाउ ऑफ n का आउटपुट कैसे निकले, ठीक है। तो टाउ ऑफ n इज इक्वल टू, ध्यान देना, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स of n including 1 and n also. Full stop. Here n must be a natural number. Here n must be a natural number. ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक नंबर्स का टाउ n निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मेरे को, टाउ ऑफ 1 कितना हो जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? 1। इसके पास में एक ही पॉजिटिव डिवाइजर होगा। टाउ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 1 2 मतलब 1 2 नहीं होगा, आपको बस काउंटिंग बताना है कितना 2 है, तो आंसर इज 2। 2 एक 1 है एक, ठीक है। टाउ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 के पास में कितना डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा? सर 2 2। एक 1 होगा और एक 3 होगा, ओनली 2 पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है। टाउ ऑफ 4 बताओ। 3 क्या क्या होता है बताओ तो। 1 2 1 2 4 1 2 परफेक्ट, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। टाउ ऑफ 5 बताओ। 2 2 1 और 5 बस। टाउ ऑफ 6 बताओ। 4 4 4 क्या 1 2 3 6 1 2 3 6 टाउ ऑफ 7 बताओ। 10 तक करेंगे अपन। 2 टाउ ऑफ 8 बताओ। 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 1 2 3 4। समझ आया सबको, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर बेटा टाउ ऑफ 9 बताओ। 3 1 3 एंड 9 ओनली। टाउ ऑफ 10 बताओ। 4 क्या 1 2 5 10 5 10। तो फीलिंग क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ कि ये जो फंक्शन है ये कैसे ऑपरेट करता है? क्लियर है सर। So this was all about divisor function. Next we will talk about बेटा, यहाँ पर एक नोट में लिखना चाहूंगा, वो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा बॉक्स करके दिखा देता हूँ। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो,
और कुछ बताओ क्या देख पा रहे हो? प्राइम सर, नंबर्स के prime दो द प्राइम The नंबर prime numbers का सिर्फ 2 होता है. हाँ, कितने इंटेलिजेंट हैं आप. रिमार्क, इफ P is a prime number, then tau of P is always equal to 2. ये बात अपन याद रखें. क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ एक बार. विद्यार्थी कुछ कहो. क्लियर है सर. Clear. हाँ clear है sir. Okay. Let us now talk about next one. ठीक है, जिसका नाम है सिग्मा फंक्शन. सिग्मा फंक्शन, या फिर कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन. डिवाइजर फंक्शन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन. ठीक है, तो इसको भी पिछले बार की तरह पहले डिफाइन करते हैं और फिर इसका जो इफेक्ट है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो देखो, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल इसका होगा सिग्मा एन. इसको बोलते हैं सिग्मा एन. ठीक है, फिर इट इज डिफाइंड एज. ये डिफाइंड कहां से कहां रहेगा? ये वाला भी नेचुरल नंबर से. नेचुरल से रियल. तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि अरिथमेटिक फंक्शन बनना है तो ऐसा होना ही पड़ेगा इसको. ठीक है, एंड सिग्मा में एन डालने पे आउटकम कैसे डिफाइन होता है तो वो देखो. दिस इज इक्वल टू सम. सो सिग्मा का साइन कैसे बनाते हैं? एक ऐसा कोड टाइप बनाओ और ऊपर इस तरफ एक लाइन जैसा खींच. ठीक है, और सिग्मा. अच्छा, इससे कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये भी सिग्मा था, नहीं सर. ये दोनों ही सिग्मा है. ठीक है, सब मीनिंग दोनों का सेम है. मीनिंग का बात नहीं है बेटा. मतलब एक सिग्मा तो क्या है कि समेशन रिप्रेजेंट करने का काम आता है, और ये जो है ये वाला ग्रीक अल्फाबेट, ये वाला. ठीक है, वैसे कोई मीनिंग का सेंस नहीं है इन दोनों का, दोनों का नाम कॉमन. जैसे एक और वर्ड है डेल्टा. डेल्टा का कुछ जगहों पे सिंबल ये वाला यूज होता है और कुछ जगहों पे इसको भी डेल्टा ही बोला जाता है. बस नाम सेम है दोनों का, सिंबल दे आर डिफरेंट. ठीक है, ठीक है. और सबका अपने अपने सिचुएशन में अपना अपना रिस्पेक्टिव मीनिंग होता है, कोई खास बात नहीं उसके लिए. क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना. हाँ सर. बढ़े यहाँ से. ओके, तो सिग्मा एन का मैं डेफिनेशन बता रहा था. इसका डेफिनेशन, ये इसका आउटकम निकालने का तरीका हो जाएगा बेटा. सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n including 1 and n. जितना भी, पिछले बार क्या था कि पिछले बार ये पूछ रहा था कि कितना डिवाइजर होगा. जितना डिवाइजर होगा बस वही मेरा आंसर है. काउंटिंग वाज द आंसर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाज द आंसर. इस बार लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ डिवाइजर मेरा आंसर नहीं है. इस बार जो जो डिवाइजर होगा सारे डिवाइजर का सम अप करना है, और वो जो सम अप का वैल्यू होगा दैट इज आवर आंसर. Is the difference clear between sigma function and divisor function? Yes, sir. Yes. तो पिछले बार की तरह बेटा थोड़ा आओ मेहनत करते हैं. सिग्मा 1 बतलाओ क्या होगा? ठीक है, तो अलर्ट रहेंगे सब लोग. ठीक है, सिग्मा 2 बतलाओ. 3. करेक्ट. सिग्मा 3 बतलाओ. 4 करेक्ट. सिग्मा 4 बतलाओ. 7. 7. 1 + 2 + 4 करके आया है ये. ठीक है, 7.
सिग्मा 5 बताओ, 6. 6. सिग्मा 6 बताओ कितना? 11. 2 12. 12 सर, 2 प्लस 3 प्लस 6 होगा शायद, तो 3 3 6 और 6 12। सिग्मा 7 बताओ, 8 8 दो ही हो गए इसका। सिग्मा 8 बताओ, 15. 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? और आ रहा है सर. हाँ, फिर सिग्मा 9 बताओ, 13। 13. सिग्मा 9 में हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, इट विल बी 13, करेक्ट। और लास्टली एक सिग्मा 10 कर लेते हैं, बाकी तो फिर भविष्य में निकालते रहना आप लोग। सिग्मा 10 कितना? 18। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, आई थिंक 18, करेक्ट, ऑल राइट। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर, ओके। इसके बाद में बेटा इसमें कोई वैसे खास रिमार्क वगैरह नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर कोई स्पेशल बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर में बस ये स्पेशल बिहेवियर देख सकते हो कि प्राइम नंबर का जो आउटकम है वो नंबर प्लस 1 ही होता है, क्योंकि एक तो वो नंबर होगा और दूसरा 1 होगा, डिवाइजर उसका, तो वो चीज़ थोड़ा अपन याद रख सकते हैं। बाकी ठीक है, अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला का नाम है मोबियस फंक्शन, MOBIUS, मोबियस फंक्शन। ये थोड़ा अजीब सा, इजी है वैसे, एक बार देखो आप समझ में तो आ जाना चाहिए। मोबियस फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल इसका होगा बेटा म्यू एन। इसको तो शायद पहचानते हो आप लोग, क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू, ठीक है, बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर. इज डिनोटेड बाय म्यू एन, फिर इट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले म्यू डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, एंड म्यू ऑफ एन, यानी कि म्यू ऑफ एनी इनपुट विल बी इक्वल टू, इसका 3 पार्ट, ठीक है, तीनों पार्ट थोड़ा ध्यान से देखो। दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 1, अगर 1 को इनपुट डालोगे तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -1 के पावर में r इफ n इज इक्वल टू, ध्यान देना, p1 p2 p3 डॉट 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 pr, ठीक है, वेयर p1 p2 p3 डॉट 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 pr आर डिस्टिंक्ट, are distinct prime numbers, distinct prime numbers, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं नया से ही लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, स्पेस का इशू आ रहा है। एक सेकंड रुकना, इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ओके। और इसमें एक पार्ट और होगा, टोटल 3 पार्ट है, 2 पार्ट तो अपन ने देख लिए, थोड़ा सा
ओके, और एक थर्ड पार्ट और है, दिस इज इक्वल टू 0 इफ फॉर एनी prime number p, prime number p square is a factor of n. p square is a factor of n. अब ये क्या है ओवरऑल, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, समझना बहुत इजी है, आ जाएगा समझ। पहला लाइन तो आई थिंक बहुत सिंपल है कि अगर n इक्वल टू 1 डालते हो तो आंसर 1 आएगा, यस और नो? यस सर। ओके, दूसरा लाइन है बेटा कि अगर आपका जो भी नंबर आपने डाला उसको जब आपने प्राइम फैक्टराइज करा तो आपको मिला p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pr, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है। और जो भी प्राइम नंबर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आया, किसी का भी पावर 2 या 3 या 4 नहीं था, सारे प्राइम नंबर का पावर 1 1 1 1 ही आता गया। ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो उस सिचुएशन में जो आपका आंसर होगा वो होगा -1 के पावर में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट अपीयर्ड इन योर प्राइम फैक्टराइजेशन। आया कुछ समझ कि नहीं आया समझ? सर एक बार वापस। सर ओके, मैं एक बार और वापस समझाता हूँ। जो भी आपका इनपुट वाला नंबर है वो अगर 1 है तो आंसर 1 होगा, ये पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आपका इनपुट वाला नंबर 1 से डिफरेंट कुछ और नंबर है तो उस केस में आप अपने इनपुट का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप अपने इनपुट का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जो भी प्राइम नंबर्स आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है अगर उन सारे का पावर 1 1 1 1 1 आया है, जैसे सपोज करो कि 6 का बात करो तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 3। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दो प्राइम नंबर आया, 2 आया और 3 आया, 2 का पावर भी 1 आया और 3 का पावर भी 1 आया। मान लो कि 15 का बात करूं तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी दो नंबर, 3 इंटू 5, 3 का पावर भी 1 और 5 का पावर भी 1। तो अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन अराइज होता है कि जितना भी प्राइम नंबर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है उन सारे का पावर 1 1 1 ही है, तो उस केस में आपके n का इस इनपुट का आउटपुट होगा -1 के पावर में r, वेयर r इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स अपीयरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, अपीयरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आदित्य आ गया सर। सर बोलो। सर ये 6 वाला केस में फिर आर क्या होगा? 6 वाला केस में R2 होगा बेटा, क्योंकि 2 2 आया है, ठीक 2 और 3। 15 के केस में भी R2 ही होगा। ठीक फिर सपोज करो कि अपन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ले लें कि 30 ले लें, सपोज करो 30 केस में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, सही कह रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। इस केस में R का वैल्यू 3 हो जाएगा ठीक क्योंकि 3 प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो इट विल बी -1 के पावर में जितना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आया है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में विद पावर 1। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर उसके अगर बाद किसी का हाँ सर बोलो अगर बेटा। किसी का पावर 2 हो तो बस ये लास्ट पॉइंट उसी के लिए, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट में ये जैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है ये थोड़ा घटिया लैंग्वेज है, मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ आपको कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आप इनपुट बनाना चाहते हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक भी प्राइम नंबर ऐसा है जिसका पावर 1 से ज्यादा है, 2 है 3 है 4 है कुछ भी वैसा है, तो उस टाइम पे आउटपुट 0 सीधा। वो यही बात बोल रही है, इफ फॉर एनी प्राइम नंबर p स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ n, यानी कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर p स्क्वायर या p से मतलब p के पावर 2 से कोई लार्जर पावर प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो आंसर होगा वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। बोलो इज द आइडिया क्लियर, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसको अप्लाई भी करके देखते हैं तो आइडिया और एकदम से मतलब पुष्टिकरण हो जाएगा कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया, ठीक है। लाइक प्रीवियस लेट अस ट्राई टू
कैलकुलेट 1 to 10। ठीक है, सबसे पहले म्यू ऑफ 1 बताओ क्या होगा। 1 ये तो 1, वेरी गुड। म्यू ऑफ 2 बताओ बेटा। -1 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 खुद ही रहेगा। सुनना ध्यान से, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन में वैसे अब आप सोचोगे सर हम 2 into 1 लिखेंगे तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना यार, क्या? तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना आदमी आया? 1 एक एक आदमी आया, उसका पावर कितना है? 1 है। तो मेरे को सेकंड डेफिनेशन फॉलो करना चाहिए कि थर्ड फॉलो करना चाहिए? सेकंड। और सेकंड के हिसाब से अगर मैं फॉलो करूंगा तो -1 के पावर में मेरे को क्या लेना चाहिए? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। इसमें तो एक ही प्राइम फैक्टर है, कौन है वो? 2। तो इसीलिए r का वैल्यू कितना लेंगे? 1। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, म्यू ऑफ 3 बताओ बेटा। -1। इसमें भी अब 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें सिर्फ 3 आएगा। तो 3 के पावर में सिंस 1 है, मतलब सारा प्राइम फैक्टर के पावर में 1 है, इसीलिए डेफिनेशन फॉलो तो होगा सेकंड वाला। और सेकंड वाले में अपने को ये देखना है कि r का वैल्यू हम क्या लें। तो r का मतलब होगा इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसीलिए r का वैल्यू इस केस में 1 लेंगे एंड हेंस आंसर विल बी -1। म्यू ऑफ 4 बताओ। 0 कोई एक्सप्लेन करो why 0? बिकॉज 4 इक्वल टू 2 का पावर 2 है। 2 स्क्वायर, 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर अगर हुआ तो मतलब इस प्राइम नंबर का पावर तो 2 हो गया, ठीक है। और अगर किसी भी प्राइम फैक्टर का पावर 2 या उससे ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में आउटकम क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 आंसर क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर। आगे म्यू ऑफ 5 बताओ बेटा। -1 डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोग को। म्यू ऑफ 6 बताओ, ये इंटरेस्टिंग। 1 6 इक्वल टू 2 into 3। 2 का पावर भी 1 है, 3 का पावर भी 1 है, तो सारे प्राइम नंबर का पावर सिंस 1 है, तो डेफिनेशन कौन सा फॉलो करना है? सेकेंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड r का वैल्यू कितना मान के चलेंगे? -1 to the power 2 r कितना मान के चलेंगे? 2 मान के चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? -1। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर। म्यू ऑफ 7 बताओ। करने से भी होगा। म्यू ऑफ 8 बताओ। 0 सोचो, 8 का मतलब हो जाएगा 2 क्यूब। अब 2 का पावर तो 1 से ज्यादा हो गया, मतलब ये कौन से कैटेगरी में चला गया? थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी का आंसर क्या होता है? 0। म्यू ऑफ 9 बताओ। 0 10 करो। 3 स्क्वायर। अब 3 का पावर क्या है कि 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए पक्का ये सेकंड कैटेगरी में आंसर, थर्ड कैटेगरी में आंसर 0। ओके, म्यू ऑफ 10 बताओ। 10 करो। 2 into 5 2 into 5, 2 और 5 का पावर एग्जैक्टली 1 है, सारे प्राइम फैक्टर का पावर 1 है, इसीलिए सेकंड डेफिनेशन फॉलो होगा। और सिंस 2 प्राइम फैक्टर है इसीलिए हम लोग r का वैल्यू 2 लेके चलेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तो कि ये आया समझ यहाँ तक सब कुछ कि नहीं आया समझ? आगे सर। आगे तो ठीक है बेटा, आज एक बार यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। यूलर फंक्शन मैं आप लोगों को अगली क्लास दिखा दूंगा, उसमें थोड़ा बोलना पड़ेगा, लंबा जाएगा वो, ठीक है। तो उसका मिक्स मैच नहीं करते हैं। यहाँ तक आप लोग प्रयास करना कि अगले क्लास बढ़िया से रिवाइज करके, ताकि जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊं एकदम धाम धूम सबके मुंह से आंसर निकले, ठीक है। इन सारे को आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार? ठीक है बेटा, फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं चलो अगली क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।